Global Degree College Peshawar introduces online classes for physics students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में मेरे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज़ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज़। तीनों नाम हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन ट्रांसफॉर्म यानी चेंज होना, काइनेटिक का पोटेंशियल में चेंज होना, पोटेंशियल का काइनेटिक में चेंज होना। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पोटेंशियल में और पोटेंशियल चेंज होगी काइनेटिक में। इंटर कहते हैं आपस में कन्वर्जन, वही कन्वर्ट होना, काइनेटिक का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, यानी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होने को हम इंटर कन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी and potential energy into kinetic energy is known as transformation of kinetic and potential energies, या is known as interconversion of kinetic and potential energies। बेटे, जब काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की बढ़ रही है, यानी एक कम हो रही है दूसरी ज्यादा हो रही है। लेकिन जब प्लस करोगे तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब है कंजर्व रहेगी। इस वजह से इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी कानून बकाए तवानाई। बका कहते हैं हिफाजत को, हिफाजत मीन कांस्टेंट रहना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। चलिए जनाब जरा इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट होता है। इसको करने के लिए लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is present at point A। सपोज ये पॉइंट A है, at a height h from the earth surface। At this position at point A, the body is at rest. I mean the body is having no motion. So the kinetic energy of the body at this position point A will be 0. And the potential energy of the body at point A will be mgh. So the total energy will be the sum of these two. So mgh plus 0 will be equal to mgh. This is the total energy of the body at point A. Suppose I allow this body to fall freely under the action of gravity. When I will let free this body to move, the body will start its motion under the action of gravity in the downward direction. And during its motion, the velocity of the body will increase with the passage of time. But the height of the body from the earth's surface will decrease. With the decrease in the height of the body from the earth's surface with the passage of time shows that the potential energy of the body will decrease with the passage of time. And the increase in the velocity of the body during the downward motion shows that the body is gaining kinetic energy. I want to say that the kinetic energy of the body will increase. So during downward motion, the kinetic energy of the body increases while the potential energy of the body decreases. Remember, whatever the loss in potential energy में चाहे कितनी ही कमी क्यों ना हो, the same energy will appear in the form of kinetic energy. उतनी ही kinetic energy में इजाफा भी होगा, और इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। Suppose after some time the body reaches at point B. After covering a distance of suppose h1, या suppose हम ये भी कह सकते हैं कि after covering a distance of, या चलें h1 कर देता हूँ। Now the height of the body from the earth's surface will be at point B will be h minus h1. The total height is h. This is h1, h minus h1. Now what do you think when the body will reach at point B? So the body will be at rest? No. It will have some motion. Motion means at point B the body will have some velocity. Due to this velocity, the body at point B will have some kinetic energy.
the kinetic energy will be equal to half mv square. What is V? V is, since I'm talking about point B, so I can say that V is the velocity of the body at point B. Now this velocity of the body can be calculated by the help of third equation of motion. 2as is equal to vf square minus vi square. Remember, in this case, since the body is moving from point A to point B, so I can say that point A is the initial position of the body and point B is the final position of the body. So in this case, Vi is the velocity of the body at point A. At point A, the body was at rest, so I can say that Vi will be equal to 0. What is Vf? Vf is the velocity of the body at point B, which I represent by V. So instead of Vf, in this equation, I can put V. Now 2, what is A? Acceleration of the body. Since the body is moving under the action of gravity, so the acceleration of the body will be equal to G, acceleration due to gravity. Now what is S? S is the distance covered by the body. Since I'm talking about these 2 points A and B, so from here to here the distance covered by the body is h1. So instead of S I can put h1. So I can say that V square will be equal to 2g h1. अगर मैं ये V square यहाँ पे put कर दूँ, so 2g h1 putting करूँगा तो ये cancel होकर the kinetic energy of the body at point B will be equal to mg h1. Now what is the potential energy of the body at point B? Potential energy. Now at point B, the body is having a height of h minus h1 from the earth's surface. So the potential energy will be equal to mg and height of the body from the earth's surface, which is h minus h1. So h minus h1, this is the potential energy. अगर मैं जनाब total energy निकालना चाहता हूँ point B पर, दोनों को plus कर दो. तो क्या आ जाएगा? mg h1 kinetic energy plus mg h minus h1 आ जाएगा. जनाब मैं कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर mgh1 प्लस mg इसके साथ करो mgh आ जाएगा प्लस माइनस माइनस mgh1 माइनस mgh1 प्लस mgh1 ये कैंसिल होकर तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इज mgh. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ज़रा सोचें बेटा, ये टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर थी, ये बी पर थी, mgh दोनों सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में कमी तो आ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में इजाफा आ रहा है. जितनी कमी पोटेंशियल एनर्जी में आएगी उतना इजाफा भी काइनेटिक एनर्जी में आएगा, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी. सपोज जनाब मैं ये पोजीशन लेता ही नहीं हूं, मैं बॉडी को छोड़ देता हूं कि वो हरकत करने लग जाए और वो हरकत करते करते यहां तक आ जाता है पॉइंट सी पर जो कि जमीन से बिल्कुल ऊपर है. अब यहां पर जब मैं देखता हूं पॉइंट सी पर अगेन बिल्कुल अभी जमीन के साथ टच नहीं हुआ, बस टच होने वाला है, तो बॉडी मोशन में है. अगेन बॉडी की कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी. इस वेलोसिटी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी. अगर ये वेलोसिटी निकालूंगा, अब ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है फाइनल, ये कौन सा है इनिशियल. यहां पे क्या वेलोसिटी थी? 0. तो इनिशियल आप 0 लगा दो, फाइनल जो यहां पर है v लगा दो, और 2 बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है जमीन के ज़ेरे असर, तो g हो जाएगा एक्सेलरेशन. s से मुराद वो फासला जो ये तय करेगा कितना फासला है h, तो मैं ये कह सकता हूं कि v स्क्वायर आ जाएगा 2gh. अगर ये v स्क्वायर मैं इसमें पुट कर दूं 2gh, तो 2 कैंसिल होकर mgh is the kinetic energy of the body at point C. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा बॉडी की पॉइंट सी पर, वो 0 होगी, बिकॉज एट पॉइंट सी द बॉडी इज हैविंग नो हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अगेन अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा बॉडी की पॉइंट सी पर, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो mgh आ जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. जरा सोचें बेटा, इक्वेशन 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तीनों इक्वेशंस ये शो कर रहे हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल हैव द सेम वैल्यूज. It means potential is converting into kinetic energy, but the total energy remains constant, which is known as law of conservation of energy. Since the potential is converting into kinetic, so we can say it is interconversion of kinetic and potential energy. बेटे ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है. अगर मैं बॉडी को इस तरह हवा में ऊपर फेंकूं, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है.
ज़मीन से हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। फिर उस केस में हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, तो काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में। इसका मतलब है ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अक्सर बेटा किताबों में पॉइंट बी का जिक्र भी नहीं होता। अगर आप सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट सी लिख दो, यानी ये कर दो, इन दोनों को कह दो कि दोनों से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे टोटल एनर्जी, यहाँ पे सेम है, तो भी आपकी बात सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जनाब जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है टोटल एनर्जी का, अब इसके बाद ये क्या होगा, ज़मीन के साथ टकराएगा, टकरा कर रेस्ट में आ गया है। रेस्ट का मतलब है कि ना काइनेटिक है ना पोटेंशियल है, तो फिर वो एनर्जी कहाँ चली गई बेटा? वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड में, आवाज़ पैदा हो जाती है जब बॉडी ज़मीन के साथ टकराता है। थोड़ी बहुत हीट पैदा हो जाती है। आप एक हथौड़ा ले लो और एक कील लेकर उसको हथौड़े से मारो। जब आप उसको मारोगे तो उसका सिरे पे ज़रा हाथ रखो, उसके जो टोपी है वहाँ पे हाथ रखो, आपको अंदाज़ा होगा वो थोड़ी सी गर्म हो गई होगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये बॉडी ज़मीन के साथ टकराती है थोड़ी सी हीट पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, और जब ये ज़मीन के साथ टकराएगा तो वो काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगा साउंड और हीट में। ये जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड और हीट में, तो अब ये एनर्जी बॉडी से निकल गई, साउंड हवा में चली गई। इस वजह से फिर इसको बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन कहते हैं ज़ाया होने को, खर्च होने को, यानी एनर्जी जो है वो बॉडी से ज़ाया हो गई, यानी बॉडी से निकल गई है। द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी इज नोन एज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। बेटा शायद ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने करा दिया ताकि आपको पता चल जाए। अक्सर लोग कहते हैं सर ऊपर से नीचे तो आ रही है, पोटेंशियल तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब ज़मीन के साथ टकराएगी तो वो काइनेटिक भी गायब हो जाती है। वो कहाँ चली जाती है? तो मैं कहता हूँ बेटा वो डिसिपेशन हो जाती है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी उसको कहते हैं। जनाब इस सारे मरहले को अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। मैं क्या करना चाहता हूं जनाब, मैं निकालना चाहता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस का क्या फार्मूला होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। सपोज एक बॉडी है और यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। सपोज यहाँ पे अगर आ गई, ज़मीन में नहीं ले रहा, अगर दरमियान में कहीं पे भी ले लूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 2 जूल, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक लॉस कितना हुआ? 8। ये 8 किस तरह निकालोगे? दिस पोटेंशियल एनर्जी माइनस दिस। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी ए लेकर जो नीचे वाला पॉइंट है उस पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो, तो ऊपर वाला पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट माइनस नीचे वाला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मैंने निकाला था, वो कितना था? mgh। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी मैंने निकाला है, कितना है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। लॉस का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी आ गई है। जनाब जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं निकालना चाहता हूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कितना हुआ है। सपोज अगर एक बॉडी हरकत कर रहा है और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी है सपोज 3 जूल, और यहाँ आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी है सपोज 8 जूल, तो यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा हुआ? 5 का। 5 कैसे निकालोगे? 8 से लेकर माइनस करोगे 3 को। 8 से मुराद है बॉटम वाले पॉइंट से माइनस करो ऊपर वाले पॉइंट को, अपर पॉइंट को। लोअर पॉइंट से माइनस करो अपर पॉइंट को, तो लोअर पॉइंट मेरे पास इस केस में क्या है? C। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C? जनाब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C मेरे पास कितना था? mgh। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A मेरे पास कितना है? 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा mgh। दिस इज इक्वेशन B। बेटा पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी हुई? mgh। काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कितना हुआ? mgh। इन दोनों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा भी होगा।
लेकिन ये उस वक्त होगा जब हवा मौजूद ना हो। बेटा अगर हवा मौजूद होगी तो फिर जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे, हम वैसे इसको एक और तरीके से, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी होगी? द पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। मुझे बताओ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mgh। ये mgh क्या था? ये तो पोटेंशियल एनर्जी थी टॉप पोजीशन पर। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? mgh। ये mgh क्या है? ये तो काइनेटिक एनर्जी है नीचे पॉइंट पर। तो हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की बजाय ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बजाय ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। इसका मतलब ये है कि टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों आपस में सेम होंगी। इसका मतलब है एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये उस वक्त होगी बेटा जब हवा मौजूद नहीं है। याद रखो, अगर हवा मौजूद होगी तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो रास्ते में हवा के मॉलिक्यूल उसके साथ टकराएंगे। टकरा कर जब ये बॉडी जो होगी हवा के मॉलिक्यूलों के साथ टकराएगी तो टकराने की वजह से क्या होगा जनाब? इस बॉडी की एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा एयर रेजिस्टेंस के साथ ज़ाया हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, हवा के मॉलिक्यूलों के साथ टकराएगी, हवा के मॉलिक्यूलों के साथ टकरा कर उनको नीचे पुश करके उन पे वर्क करेगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। फिर हम जनाब इसको इस तरीके से करेंगे। इस केस में मैंने हवा नहीं लिया था। अगर हवा नहीं है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर हवा लोगे तो फिर इस तरीके से करो। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है? पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। गेन इन काइनेटिक एनर्जी से मुराद है काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। मुझे ये बताओ, अगर हवा होगी और हवा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन करेगी, यानी एयर रेजिस्टेंस जो है या एयर फ्रिक्शन जो है, अगर उसको मैं स्मॉल एफ कहूँगा, तो जितनी रेजिस्टेंस होगी उसी के खिलाफ उतनी ही फोर्स ये बॉडी ऊपर से नीचे लगाएगी ताकि उसके खिलाफ वर्क कर सके। इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस जितना होगा बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाएगा। और कितने फासले में लगाएगा? जितना इसकी हाइट होगी। जाहिर है हर जगह पर हवा होगी। इसका मतलब है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस बराबर होगा FH। एफ से मुराद है एयर रेजिस्टेंस। जितनी एयर रेजिस्टेंस होगी उतना ही बॉडी फोर्स लगाकर उतना ही उस पर वर्क करेगा। तो एयर रेजिस्टेंस से मुराद है फोर्स। फोर्स के साथ फासला मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो वर्क। तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि mgh काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। बेटा काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम जनरली हम ये भी लिख सकते हैं हाफ mv²। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पुट कर दो। और FH, दिस इज द मेन इक्वेशन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जनाब। लेकिन याद रखिए ये उस वक्त होगा जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर हम लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। फिर हम इस तरह कर सकते हैं। ये उस वक्त होगा जब नीचे से ऊपर आएगा, ये उस वक्त होगा जब ऊपर से नीचे आएगा। जनाब मेरे टॉपिक का नाम तो ये था। अभी आपके नए जो किताब आ गई है, नई किताब जो आ गई है अभी 2020 में जो आई है, उसमें उन्होंने ये दोनों नाम नहीं दिए, जस्ट ये दिया हुआ है। और उन्होंने ये कैलकुलेशंस भी नहीं की। अगर आप नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ से मैंने आपको जस्ट समझा, उन्होंने ये जुमले डायरेक्ट लिखे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख दो कि जब एक बॉडी, मतलब इंग्लिश में लिख दो जिस तरह लोग लिटरेचर में लिखते हैं कि व्हेन द बॉडी विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज, एट द सेम टाइम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, इट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपकी किताब ने इस तरह 5-6 सेंटेंसेस लिखे इंग्लिश में। तो अगर आप इससे अपनी मर्जी के मुताबिक एक छोटा सा पैराग्राफ इंग्लिश में बना सकते हो तो फिर वो लिख दो। अगर ये कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, टॉपिक लंबा है, अगर ये कर सकते हो तो टाइम को देखते हुए एग्जाम में उस टाइम के मुताबिक फिर आप करो। अगर नहीं है तो अगर आप 5-6 सेंटेंसेस भी लिख दोगे आपसे नंबर नहीं कटेंगे बेटा, क्योंकि आपकी किताब में ये जो कैलकुलेशन है ये नहीं डायरेक्ट उन्होंने कहा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये है और वर्क डन अगेन, उन्होंने डायरेक्ट बातें कही हैं, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन की है, उसको प्रूव नहीं किया।
तो ये जनाब मेरे टॉपिक का नाम था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने आपको कराना था। थैंक यू बेटा, वस्सलाम।